क्या गाइस, आपकी भी हालत इसी प्रकार हो चुकी है। आपका भी स्कूल में ग्रेड गिरता जा रहा है। आपको भी अपने फेल होने का डर है और आपके हाफ ईयरली पेपर बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुके हैं। अब आपको भी लग रहा है आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि अब आप वापस से सारे चैप्टर्स को, वापस से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ सको। इतना भी टाइम नहीं बचा है आपके पास। तो ये है आपके लिए हाफ ईयरली मैराथन हमारे इस एनसीईआरटी चैनल पर सोशल साइंस की। तो इसके अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको आपको एकदम एक्सट्रीम मजा आ जाएगा। ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए एकदम धुआंधार हो जाएंगे। इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको एमसीक्यू से लेकर केस बेस्ड स्टडी तक सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी स्टडी होगी प्रोडक्टिव और आपका ग्राफ जाएगा इसी तरह ऊपर और अपने टॉपर को बीट करके आप बन जाएंगे अपने स्कूल के टॉपर। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगे। तो चलिए सोशल साइंस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सोशल साइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको डिटेल थोड़ी पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, जिससे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओ। तो उसके लिए हमको सोशल साइंस में सब कुछ करना है और ये एक अच्छे तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री यूरोप से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फोटो दिख रही होगी। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई के ट्रेंड में रहा है और ये आता ही आता है। मैं कोई वो नहीं बता रहा कि स्लाइड बना के आपको दिखा दूं। मैं डायरेक्ट आपको वो दिखा रहा हूँ जो पेपर पूछ रहा है। मैं प्रूफ मांग दिखा रहा हूँ आपको कि ये पेपर क्वेश्चन में आया है और इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आप जर्मनिया की इमेज देख के समझ गए होंगे, इतने सारे लोग नीचे बैठे हैं। तो ये राइक्सटैग नहीं है, ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म की गई थी। तो इसको आप समझ लें, क्योंकि हम बहुत सारे लोग टीचर्स यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, वो पीपीटीज बना के आपको दिखा देते हैं पर कोई प्रूफ नहीं ला के दिखा रहा है। यही चैनल है एनसीईआरटी इनसाइट, जो हर बच्चे की मदद करने के लिए खड़ा है। क्योंकि मैं भी आपके साथ का ही पढ़ा हुआ हूँ। मैं भी एक वो था आपके क्लास में, ये आपका एक सीनियर हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टडी के दौरान। तो मैंने वही आपको प्रूफ दिखाया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अगर आप देखेंगे दूसरी फोटो जो नेपोलियन की है, नेपोलियन गिवन पिक्चर डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, पोस्टमैन दिखाया गया है नेपोलियन को। तो इसमें आप देखेंगे कि नेपोलियन की पोस्टमैन वाली इमेज जो है वो अपने ट्रिटी लॉस्ट किया था वॉर ऑफ वाटरलू में, उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद ये जर्मनिया की इमेज है। इसमें पूछा गया कि ऑलिव ब्रांच जो उसके हेड पे है वो क्या दिखाती, तो वो दिखाती विलिंगनेस एंड टू मेक पीस को दिखाती। पीस आप नीचे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। जो पिछली इमेज थी वो भी काफी बार पूछी गई। और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इमेज किसने फॉर्म करी थी। इसका जो टाइटल है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसको बनाया गया था फेडरिक सरो, जो फ्रेंच के आर्टिस्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इमेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 6 टाइम ये सीबीएसई ने पूछी गई है। अगर आप सीबीएसई क्वेश्चन बैंक पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये फाउंडिंग सोसाइटी ऑफ यंग यूरोप इन बर्न की है, जो गॉस्टिन मैजनी ने फॉर्म करी थी। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभी जर्मनिया की जो क्राउन पूछा गया था कि क्राउन पूछ सकते हैं आपसे, या ऑलिव ब्रांच आपसे आप पूछेंगे तो आपने आंसर बताया। तो इस इमेज के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ब्रोकन जैन में क्या होता है। तो आपके लिए वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा एमसीक्यू पे बात करते हैं। तो एमसीक्यू पे आते हम देखेंगे नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स इन लेट 19th सेंचुरी मीन्स। तो नेशनलिज्म जो 19th सेंचुरी में आया तो उसका मीनिंग क्या था? स्ट्रॉन्ग डिविजन ऑफ वन ओन कंट्री एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, या स्ट्रॉन्ग डिविजन ऑफ वन ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन। तो आप देख के बता देंगे कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर अपनी कंट्री, हिस्ट्री और उसके कल्चर के लिए हम उसको नेशनलिज्म ही बोलते हैं, अपने देश के प्रति देश भावना। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड वेना कांग्रेस। तो सबको पता है वेना कांग्रेस जो था वो प्रेप कंट्रीज के द्वारा अटेंड किया गया था। तो उसमें स्विट्जरलैंड जो था वो नहीं था। उसके अंदर ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस। तो सिविल कोड जो था, जो फ्रांस में आया था 1804 में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है उसका नाम नेपोली कोड था, क्योंकि नेपोली उसको पहली बार फ्रांस में लेके आया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है? लिबरल नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आपको ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो है वो दिख गया होगा कि उसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हर एक के प्रति अपनी इंडिविजुअलिटी। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली।
तो वो सबको पता है गॉस्पी मैजिक ने फॉर्म करी थी। इसके पहले मैंने उसकी आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाया था। मैं आपको बोल रहा था ना इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखेंगे हु प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871, मतलब 1871 अराउंड यूनिफिकेशन के आसपास की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे सबको पता है काइसर विलियम वन ऑफ पर्शिया को ये बनाया गया था उन्हें, पर उन्होंने पहले मना कर दिया था, फिर उन्हें बाद में एक्सेप्ट किया। उसके बाद है हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विक्टर इमैनुअल बने थे। ये आपको बहुत सारी जगह डाउट में भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको विक्टर इमैनुअल याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए। वन वन सेंटेंस या शॉर्ट आंसर्स बोल सकते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुआ था उन लोगों का मेन एम ये था कि वो कलेक्टिवनेस बनाना चाहते थे, एक दूसरे के प्रति देश हित की भावना, नेशनलिज्म की भावना जागना चाहते थे, और अपने जो फ्रांस को ना एक नेशन स्टेट के तौर पे देखते थे। उसके बाद नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 जिसने ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको याद आएगा तो ट्रीटी ऑफ 1832 की जो हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 5 फीचर which introduced the France Revolution to create a sense of collective identity among the French people। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लीजिए। इसको हम सेम क्वेश्चन के तौर पे भी बोलते हैं कि फ्रांस किस बिलोंग से पास्ट यूज करता था। तो ये क्वेश्चंस ना ऐसे काफी सारे आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। आपकी रीडिंग अगर आप एनसीईआरटी की करेंगे ना तो आप ये सारे क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। उनने क्या किया था, क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म किया था 1831 में, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च चाहते थे वो। उनने उसके बाद ला पेट्रिए और ला फादरलैंड फॉर्म किया, जिससे वो लिबर्टी वगैरह फॉर्म कर सके। उनने नया फ्लैग भी बनाया था, ट्राई कलर फ्लैग अपना बनाया था, जिससे वो कलेक्टिवनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी बना सके, एक दूसरे से मेल जोल की भावना बना सके। तो उनने उसके लिए काफी काम किया। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू किए, जिससे वो एक दूसरे के साथ जुड़ मिल सके। ठीक है, उन्होंने जो पावर्स उनको मिली थी रेवोल्यूशन की तरह उन्हें गद्दियों पे बैठाना शुरू किया, जिससे वो चेंज कर सके अपने एब्सोल्यूट को। उसके बाद उन्होंने स्टेट जनरल किया, इलेक्टेड बॉडी उन्होंने फॉर्म करी, नेशनल असेंबली बनाई अपनी खुद की। उन्होंने जैसे न्यू हम्स कंपोज किए, जैसे ओथ्स वगैरह गाने तरीके के होते ना, वो बनाना शुरू किया, जिससे वो लोगों को एक साथ जोड़ सके, नेशंस वाइड चीज को पॉपुलराइज कर सके। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया उन्होंने, जिसका फॉर्मेशन था यूनिफॉर्म लोगों को रखना, एक साथ सारे लोगों पे लॉज एक साथ यूनिफॉर्म रहे। इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज पे काम किया, जिससे वो पूरे देश में एक ही सिस्टम रन कर सके। रीजनल डाइवर्सिटीज को उन्होंने खत्म करना शुरू किया। उन्होंने कॉमन लैंग्वेज पे वर्क किया, क्योंकि उनके लिए बहुत मेन था इस पे वर्क करना, क्योंकि वो चाहते थे वो एक नेशन बने उनका। उन्होंने उसके बाद फादरलैंड वगैरह कर दिया था, वो आपने समझ लिया। बस इतना ही है, आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं करना है। अगर 5 पॉइंट का आंसर रहता है तो 5 पॉइंट लिख दीजिए, 3 का है तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, ज्यादा उस पर मत जाइए। जैसे ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी कन्वर्टिज्म इमर्ज कैसे हुआ। तो उन्होंने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस किए, जो कन्वर्टिज्म आ गया था 1815 में। उन्होंने ज्यादातर लोग से मॉडर्नाइजेशन पर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू किए, जहाँ जबकि वो सोसाइटी को वापस रिवोल्यूशनरी डेज पे जाने की जगह उन्होंने सोचा लोगों को बदलते हैं, हम ही बदलने शुरू कर देते हैं। उन्होंने और बिलीव किया कि एब्सोल्यूटिज्म पे उन्होंने वर्क किया। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारा काम किया, जिसके बाद उन्हें लगता था कि हम अच्छा कर पा रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जो है जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे बहुत बड़ा काम रहा था उनका। वो पहले पर्शिया के किंग भी थे, फिर उन्होंने बहुत काम किया कि उन्होंने जर्मनी को यूनिफिकेट करने में, जैसे उन्होंने क्लास बनाई, उन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ जनवरी में जाके लोगों को जोड़ना शुरू किया, उन्होंने आर्मीज वगैरह तैयार कराई, जिसके बाद उन जो नेशन वाइड यूनिफिकेशन शुरू हुआ। उन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, एक लीडरशिप की तरह वो फॉट करे पूरे यूनिफिकेशन में। जब आप पढ़ेंगे जर्मन यूनिफिकेशन तो आपको समझ आएगा कि आर्किटेक्ट कौन था जर्मन यूनिफिकेशन का, किसने मेन काम किया, तो उसमें आपको ऑटोमन बिस्मार्क का नाम दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक्सप्लेन 3 कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन बाल्कन रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कोई नहीं लगता।
मैंने बोला ना आपको 30 सवाल से ज्यादा करा दूंगा, ये मत बोलेंगे फिर आपकी आपने सारे सवाल कर दिए आपके आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि हर स्कूल का बच्चा कैसा है, मुझे पता है कि कैसे करना है। वही बाल्कन जो था वो एक जरूर फ्री एथनिक रीजन था। आज के टाइम में रोमानिया बुल्गारिया जो यूरोप वाले साइड में आ जाता है ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो स्लेव्स माने जाते थे। उनको उन्होंने डिफरेंट नेशनलिटीज माना, वो आपस में लड़ने लगे। फिर वहां पे रोमांटिसिज्म स्प्रेड हुआ। रोमांटिसिज्म अगर आपको नहीं पता तो रोमांटिसिज्म होता है अपने कल्चर के थ्रू, अपने कल्चर हिस्ट्री फ्लॉक सॉन्ग्स वगैरह के थ्रू अपना देश भावना फैलाना या अपने प्रति होना। तो उन्होंने उस पर काम किया। सेंस ऑफ बिग राइवलरी जैसे रशिया जर्मनी वगैरह ने उन पे आके इन्वेट करना शुरू किया। तो इस वजह से बाल्कनिज्म इतना एक्सप्लोरेटिव हो गया। हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर, जैसे मैंने बताया ना, ये रोमांटिसिज्म पे बात कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म जो है ना उसको बात किया जा रहा है। तो कल्चर रोल एंड वाज इम्पोर्टेंट टू क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट पोएट्री, जैसे अब हमारे अगर ऐसे कोई फ्लोक सॉन्ग है वो हमको बहुत पसंद आता है, या फिर आजकल लोग गाने लिखते हैं आर्ट्स बनाते हैं अपने थोड़े पुराने टाइप के, जो ट्राइबल्स लोगों की हमें बहुत पसंद आता है, हम उनको साथ जोड़ते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इस सब के थ्रू एक आर्ट जो कल्चर होता है वो रोल प्ले करता है बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर आप अब देखेंगे ना तो लैंग्वेज हो गया। जैसे लैंग्वेज तो सबको पता है, इंडिया इंडिया के ही अंदर इतनी सारी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, फिर भी आप देख सकते हैं हम लोग एक दूसरे से कैसे लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट है। जैसे महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट है, गुजराती के साथ कनेक्ट है, और हिंदी के थ्रू हम पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट है ना। इंग्लिश के थ्रू हम दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर नॉर्थ के लोग साउथ में इंग्लिश के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। म्यूजिक और डांस जो है वो रोमांटिक करता है। जर्मन फिलोसोफर ऐसे हैडर बहुत बड़े सॉन्ग राइटर थे, उनने भी ऐसा शुरू किया। उन्होंने फोक पोएट्री फोक सॉन्ग लिखना शुरू किया। इससे वो जो ट्राइबल्स लोग हैं या फिर जो लोग उनके उसमें नहीं आते, उन लोगों के तक वो अपनी बात पहुंचा सके। उसके बाद अगर हम देखेंगे फीमेल फिगर एलिगोरी कैसे बनी है, ये सवाल मैं बताऊँ आपको, मेरे मेरे टाइम में भी आया था। ये 2024 का सवाल है कि फेमस फिगर एलिगोरी कैसे बनी। तो जो आर्टिस्ट थे ना उनने 18th और 19th सेंचुरी में उनके फिगर बनाना शुरू कर लिए। एक इमेजिनरी फिगर्स थे, कोई वो नहीं थे रियल लाइफ। इन्होंने एक इमेजिनरी फीमेल फिगर को चुना, इसलिए चुना क्योंकि वो उन्हें ही दर्शा सकते थे अच्छे तरीके से। जैसे उन्होंने फ्रांस में मरीन को लिया, उसके बाद जर्मनी में जर्मेनिया को लिया। इनके जरिए उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स को इमेजिन करवाया लोगों से। डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप। देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये देखा गया है कि ट्रेंड में ये काफी बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन में कोई सवाल बनाना है, अच्छा सवाल छोटे पॉइंट्स के साथ, तो ये सवाल आप उसमें देख सकते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे है तो सबको बताता हूँ। वहाँ पे जॉब चली गई थी लोगों के, जो एम्प्लॉयमेंट रेशो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फूड लोगों के पास था नहीं, लोगों के साथ बहुत हंगर बढ़ गया था लोगों का। वहाँ पे पॉवर्टी काफी इंक्रीज हो गई थी। सबको पता है यूरोप में जब रेवोल्यूशन खत्म हो रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो चुका था, जिस वजह से लोगों ने शिफ्टिंग शुरू करी बाहर के देशों के लिए, या फिर सिटी टू वहाँ आने लगे। अब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये तो सबको पता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2-3 सवाल ये जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जर्मन यूनिफिकेशन जैसे बताया ऑटोमन बिस्मार्क ने 18th सेंचुरी में काम किया इसके ऊपर। जब आपने ट्रीटी ऑफ वेना पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ होंगे, तो ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हुआ था, जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था सिटीज में, तो 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट जो थे जर्मनी के वो लेफ्ट छोड़ दिए गए थे। तो ये वही लेफ्ट स्टेट्स थे जिन्हें अब उनके बेस में देशहित की भावना बढ़ रही थी। अब वो भी चाहते थे कि जर्मनी एक नेशन स्टेट बने, तो उन्होंने क्या किया, अपना पार्लियामेंट इलेक्ट करा, नेशनल असेंबली फॉर्म करी। इनमें 18 मेंबर लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉट एसोसिएटेड एंड टुगेदर इन ऑल जर्मन एसोसिएशन रिप्रेजेंट एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जैसे अभी मैंने बताया आपको, पिक्चर में सवाल बताया मैंने इसी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर में सवाल करना। जो प्रुशिया के राजा मैंने बताया आपको, उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था, और फिर वहाँ के लोगों ने क्या किया था, जंकर जो लार्ज लैंड ओनर्स थे और मिलिट्री के साथ, उनने हमारे ऊपर रिप्रेशन शुरू किया, मतलब दबाना शुरू किया कि लोगों को दबा दी, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली डिसग्रेड हो गई, मतलब वो टूट गई वापस से। उसके बाद जो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क थे, पहले ऑटोमन बिस्मार्क थे, बाद में वो बने थे, वहाँ पे काम किया उन्होंने। तो उन्होंने फिर ये मूवमेंट को पकड़ा, अपने अंदर लिया, और फिर इस मूवमेंट को उन्होंने कैरी डाउन किया जहाँ तक वो ले जा सकते थे। उन्होंने मैंने बताया से आर्मी का सपोर्ट लिया, उन्होंने आर्मी की हेल्प से डेनमार्क, ऑस्ट्रिया,
जैसे कंट्रीज पे उन्होंने फ्रांस, पर्शिया ऐसे कंट्रीज पे उन्होंने विक्ट्री ली जिससे वो यूनियन को यूनिफाई कर सकें। यूनिफिकेशन ऑफ इटली आप देखेंगे बाजू में ही मैंने दिखा दिया, 4 बार तो क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है। उसके बाद 22, 23 में भी सवाल पूछा जा चुका है, 24 में भी आ चुका है। आप अपने सीनियर से पूछिए, आपकी गली में किसी न किसी के पास होंगे, तो आप देखेंगे ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। जो इटली है ना, इटली की लॉन्ग हिस्ट्री रही है, वो फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटे टूटे हिस्सों में था इटली, ठीक है। फिर बाद में लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो बहुत अलग हैं, हमको साथ आना चाहिए, तो वहाँ पे एक आदमी का नाम था गॉस्पी मैजनी। इसके मैंने अभी आपको एक फीमेल फिगर दिखाई, मैंने आपको एक पिक्चर में इस क्वेश्चन लिखा है। उसने वहाँ पे काम शुरू किया, उसने ग्रुप्स बनाए, ऐसे ग्रुप्स बनाए कि जिसके हेल्प हो सके। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कैवर थे, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। उसके बाद अगर हम देखें नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे, दांडी मार्च की इमेज है, सबको पता है। ये जब सॉल्ट सत्याग्रह की ड्राइंग की है, जब इरविन ने हमारे गांधी जी की रिजेक्ट कर दी थी डिमांड तब की। उसके बाद जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने इंडियन वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इंडियन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जा रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा तोड़ा जा रहा था, क्योंकि वाइट नर्स जो थे वहाँ पे, ब्रिटिश लोग उनके साथ अच्छा नहीं रख रहे थे। ये इमेज बहुत हिस्टोरिक इमेज है, सबको पता है जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, तो उस इंसिडेंट की इमेज है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इमेज है, नेशनलिज्म इन यूरोप की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज करिए। उसके बाद हाउ डिड भारत माता पोर्ट्रेट ऑन द पिक्चर है, सबको पता है, इसमें एशियाटिक डिवाइन स्पिरिचुअलिटी दिखाई गई। ये फर्स्ट इमेज है भारत माता की, इसको कलर किया गया था, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट राइटर टू क्रिएट दिस वन, आपको फोटो दिखाई, सबको पता है। ये जो इमेज थी, पहली इमेज जो बनाई गई थी इंडिया के अंदर भारत माता की, बंकिम चंद्र त्रिपाठी ने बताई थी। जैसे उन्होंने बताया कि फीमेल फिगर्स को कैटेगरी के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा था, वही दिखाया जा रहा है। सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, आपको बताने की उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा है, कि पहले साइमन कमीशन आया कि क्या आया। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने किया था, तो आप देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिक इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जैसा वो सवाल था वैसे ये सवाल है। ये सवाल वैसे काफी सालों से पूछे नहीं गए हैं, फिर भी अगर आप देख के जाएंगे तो काफी हेल्प होगी, आपको समझ आएगा पेपर कैसे बनने वाला है। स्वराज पार्टी सबको पता है किसने फॉर्म करी, 2 ही लोगों ने कांग्रेस से हटके, मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी शुरू करी थी, इसको स्वराज पार्टी बोलते थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के जरिए ये पार्टी शुरू की गई थी। प्लीज जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा, आपको बहुत सारे लोगों को हो जाता है। वंदे मातरम सबको पता है, बंकिम चंद्र त्रिपाठी ने शुरू किया था। और उसके बाद जो भारत माता की थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली इमेज बनाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद चट्टोपाध्याय द्वारा कलर की गई थी, प्लीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किसने शुरू किया, तो सबको पता है गांधी जी और अली लाइक मोहम्मद अली और शौकत अली के जरिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम को एकजुट लाया जा सके। उसके बाद सॉरी इसमें हिंदू मुस्लिम का साथ आया था, साथ में नहीं, साथ की दोनों ने दिया था। जो सत्याग्रह इंडिगो प्लांटेशन या खेड़ा ले सकते हैं आप, खेड़ा मूवमेंट जो हुआ था, आप अहमदाबाद वाला भी लिख सकते हैं, पर वो पीजेंट के लिए नहीं था, इसलिए खेड़ा प्रेफर करूंगा मैं, आपको खेड़ा आंसर लिखें। और ये 2 मार्कर है, 2 ही पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके लिए। उसके बाद हुई द ऑथर ऑफ फेमस बुक हिंद स्वराज, सबको पता है ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगर आप ये सवाल लिखेंगे, अच्छा सवाल है, किसी संशोधन की वजह से सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी ने बंद किया था, तो सबको पता है। जो पॉलिटिशियन लीडर लाइक अब्दुल गफर और जवाहरलाल नेहरू को बैन कर दिया गया था, कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, अब्दुल गफर को तो अरेस्ट कर लिया गया था, सबको पता है। वहाँ पे पेशावर में जो थे दंगे भड़क गए थे, वहाँ पे शोलापुर के अंदर अटैक हुआ था पुलिस पोस्ट पे। तो इन सब को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो अब ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको बंद कर देना ही अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बहुत मेहनत करी गई इस वीडियो को बनाने के लिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पूछेंगे कि इस सवाल के कितने ऑप्शन लिखे, तो यहाँ पे नीचे ही मैंने बता दिया कि 3 पॉइंट बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाएंगे आपके आंसर के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, एक और ऑप्शन है, ये भी सवाल या तो वो आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक ही पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। रॉलेट एक्ट इंडिया पे क्या रिएक्शन हुआ था इंडिया के लोगों पे, तो सबको पता है वो ब्लैक एक्ट मानते हैं, रैलीज भड़क गई थी,
रेलवेज वगैरह को बंद कर दिया गया था। लोगों ने तो जो थे वो ज्यादातर जाना भी बंद कर दिया था। बसेस हॉस्पिटल जो थे वो सब बंद हो गए थे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने अनट्रस्ट लॉ बता दिया था। गांधी जी को अरेस्ट करने का भी वारंट निकाल दिया गया था इसी दौरान पे। उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था जलियांवाला बाग में, जिसके बाद इतना बड़ा हो गया वो मोमेंट। व्हाई डिड गांधी जी, ये सवाल अच्छा है भी है और इस पे डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, इसका आंसर समझिए। मैंने मैंने आप क्वेश्चन ना समझे, आप समझिए कि वो बंदे ने आंसर लिखा क्या है। ठीक है, मैंने भी यही ट्रिक की थी जिस वजह से मुझे फ्रॉम 70 और 60% मार्क्स आते थे मेरे को 9th में। उसके बाद में सीधा सीधा मैंने 85 क्रॉस किया है 10th बोर्ड में। तो मुझे पता है कि भाई एक जो बंदा बैठा हुआ है उसकी हालत क्या है अभी। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीजेंट इन अवध। अवध के पीजेंट्स जो थे उनको तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे बहुत ज्यादा। उनके ऊपर आप अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगा देते थे। मतलब उनके पास कुछ भी अगर उन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो वो पीजेंट्स पे जो बाहर के आए हुए थे उनके ऊपर ही वो सारा काम करते थे। वो मतलब जितना भी उनका होता था सब उनके ऊपर लगा देते थे टैक्सेस। अब जैसे जो अब उन लोगों के पास जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ तो लोगों ने समझा, तो फिर रिच प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने गांधी जी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने अपने मोटिव के लिए जो काम किया वो लिखना है आपको, रिच प्रेसिडेंट्स ऑफ वुमेन ने। तो जैसे रिच प्रेसिडेंट्स जो थे उन्हें कमर्शियल क्रॉप बेचने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्राफ्ट किया, जो मनी था उनका उस पे उन्होंने काम किया। वुमेन्स को लोग पहले इतनी वो नहीं दे रहे थे, इज्जत नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने काम किया जिससे वो अपना इमेज बना सके। उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट में हाउसवाइफ फैमिलीज ही ज्यादातर दिखी जाती थी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया सॉल्ट वगैरह का, जिससे कांग्रेस जो थी सपोर्ट नहीं करती थी वुमेन्स का, पर उन्होंने बाद में शुरू किया। तो ये अभी सवाल अच्छा है, मैंने काफी दोनों ढूंढ के बारे लगाया। देखिए आप देख सकते हैं 2 सवाल हैं, दोनों एक ही जैसे पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने दोनों रख दिए थे आपके सामने। जो था अवध पीजेंट्स द्वारा क्या मूवमेंट किया गया था, तो वही है। ये देखिए, ये पहली चीज जो है इसमें आपको अगर आंसर लिखेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये शुरू किसने किया था। ठीक है, आंसर का मेन पॉइंट है कि ये शुरू किसने किया वो आपको लिखना पड़ता है। तो ये बाबा रामचंद्र द्वारा शुरू की गई थी। इसमें बाद में वही जान होता है कि वो पेमेंट्स वगैरह के रिलेशन पे था। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन को भी आप लिंक कर सकते हैं साथ में। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब अगर आप लिंक कर देंगे ना तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, लिखते समय। इसीलिए बोलता हूँ बुक्स को रीड करना शुरू कीजिए। अब आया सबसे मेन इम्पोर्टेंट सवाल, नेशनलिज्म इन यूरोप का। इस सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि सॉल्ट मार्च या सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल है उसका आंसर आप, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना इसको ही लिखिएगा। अगर आपको 5 मार्क्स नहीं मिले तो आप ये चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये आंसर ही एकदम 100% वेरीफाइड आंसर है। इस आंसर से अच्छा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, जब ऑन 31 मार्च में 11 डिमांड जब वाइसरॉय ने उनकी मना कर दी थी तब गांधी जी ने शुरू किया था सॉल्ट सत्याग्रह। उसके बाद वो निकले थे दांडी मार्च पे, उन्होंने शुरू करी थी साबरमती आश्रम से अपने कोस्टल टाउन दांडी तक उन्होंने शुरू करी थी। 240 माइल्स वो चले थे, 24 दिन का ये सफर था और 10 माइल्स वो रोज चलते थे। ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं। ठीक है, वो पेन से या पेंसिल से आप हाईलाइट कीजिए। ठीक है, डेट्स, एक एक डेट्स आपको हाईलाइट करनी है। ये सवाल भी 3 मार्क के लिए आपको अच्छे से पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में करा गया था, ये सबको पता होगा। अम्बेडकर ने इसमें कुछ डिमांड्स करी थी कि वो दलित्स को अपना वो देना चाहते, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते हैं, पर गांधी जी मना कर देते हैं। ठीक है, गांधी जी मना कर देते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल सकता, पर वो इसके ऊपर थे ही नहीं भाई, उन्हें तो चाहिए था। तो फिर ऐसा करके हुए गांधी जी, और उन्होंने माना कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। इसके बाद ये पुनः पैक्ट साइन किया गया गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के जरिए। और इसी दौरान पे गांधी जी ने वो भी किया था, फास्ट भी कर लिया था, बगैर खाने वाला आंदोलन कर लिया था उन्होंने, ना खाने वाला आंदोलन, सॉरी। तो वो भी किया गया था, जिसके बाद ये इस निर्णय पे पहुंचे लोग और फिर गांधी जी को कुछ खिलाया भी गया था। फिर अगर आप देखेंगे कि कौन सा फ्लैग बनाया गया था स्वदेश मूवमेंट में,
स्वदेश मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट में दोनों में फ्लैग अलग अलग थे, तो याद रखिएगा कि ट्राई कलर फ्लैग था, रेड ग्रीन और येलो कलर का। उसके बाद उसमें क्रिसेंट मून भी था, तो ये बहुत याद रखिएगा। आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, यही इमेज है वो फ्लैग की। इसके बाद आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज जो है ना, आंसर को अच्छे से लिखिए, ब्राइट मोमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि पेपर में आप कितना नॉलेज है वो कोई नहीं देख रहा, आपने आंसर क्या लिखा है वो देखने वाले सभी लोग। अब जैसे मैंने आपको बताया कलेक्टिवलाइजेशन, जो इंडिया में भी लोग बनाना चाहते थे ना, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स उन पे बहुत ज्यादा वो थे, तो उन्होंने, इंडिया ने भी सेम काम किया, उन्होंने भी इस हिस्ट्री जो अपनी थी उसको वापस लिखना शुरू किया। लोगों को लगता था क्या कि कुछ किया ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ किया, तो उन्होंने फिर से इमेजेस बनाना शुरू किए लोगों के। लाइक बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने ही ये शुरू किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का हाथ था। नत्थेसा शास्त्री शास्त्री जी का बहुत बड़ा इसमें हाथ था, उन्होंने भी बहुत सारे फ्लोक टेल्स थे जो लिखे शुरू किए नत्थेसा शास्त्री। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो गांव गांव जाने लगे, फ्लोक सॉन्ग्स वगैरह को इकट्ठा करते थे। तो उस दौरान पे इन लोगों ने आइकॉन्स टाइप से बनाना शुरू किया। कुछ सब्जेक्ट्स पर भी इन लोगों ने काम किया। उन्होंने जैसे मैंने बताया आपको, स्वदेश फ्लैग जो बनाया, तो उन्होंने फ्लैग्स बनाना शुरू किए। आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री में फ्लैग्स का बहुत बड़ा वो रहा है, चेंजिंग रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सब्जेक्ट्स पर काम किया, मैंने जैसे बताया। इसके थ्रू इंडिया में जो थी ना वो आ पाई, मतलब क्या बोलते हैं आप, कलेक्टिवनेस आ पाई लोगों के बीच में। अब ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप देखेंगे ट्रेंड में, जो ट्रेंड चलता है सीबीएसई का, कि सवाल वो 2016 या 15 वाले ही इस बार 24 में डालेगा। जैसे 13 वाले जो थे, 13 या 11 वाले थे, वो 2024 में आए थे, क्योंकि ये ट्रेंड मैंने देखा था। इस वजह से मैं बता सकता हूँ ये सवाल आ सकता है आपको इस बार। आसाम में जो महात्मा गांधी गए थे, तो उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू, मतलब इंडियन एनविएशन एक्ट को हटाने के लिए महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने भी सत्याग्रह ही किया था, क्योंकि सबको पता था महात्मा गांधी वार नहीं करते थे, वो सत्याग्रह करते थे, उनका एक नॉबल मेथड था ये। उसके बाद रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह का पूछ सकते हैं कि उन्होंने मर्चेंट वगैरह ने क्या काम किया वहां पे। तो आपको इतना कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इसके आंसर्स पर आपको नोटिफाई करना है कि उनको, तो उन्होंने आंसर कैसे लिखे, ठीक है। मेन उनका मोटिव क्या था, वो क्या लिखना क्या चाहते थे। उन्होंने देखिए मर्चेंट ने, बहुत सारे मर्चेंट ने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर्म किया। तो ऐसे ऐसे जो ग्रुप्स थे ना, उस दौरान उन लोगों ने बनाए, जिससे वो हेल्प कर सके लोगों की। बहुत सारे लोग जैसे जेडी बिरला, पुष्पन ठाकुर दास जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गांधी जी के साथ है, सपोर्ट करा उन लोगों ने। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पहले मेरे को भी लगता था इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब ये सवाल मेरे टाइम पे आया, मेरे भाई के टाइम पे आया, तब मेरे को लगा अल्लूरी सीताराम राजू का भी बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल लीडर थे, सबको पता है, उन्होंने काम किया गांधी जी की ग्रेटनेस की वजह से उन्होंने काम किया। वो गांधी जी की टॉकिंग को सुनते थे, पर वो, उनका कहना था कि गांधी जी कर रहे हैं वो उनका मेथड है, और वो यह मेथड इंडिया में नहीं चलने वाला है। तो उन लोगों ने, जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो थोड़े अलग वे थे। उन्होंने झगड़ा, मतलब वो सत्याग्रह नहीं करते थे, वो एक्शन लेने वाले हीरो थे वो वहाँ पे साउथ के। उन्होंने बहुत काम किया है साउथ में। उसके बाद उसके बाद अगर आप देखेंगे तो व्हाई डिड गांधी जी रिलॉन्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, गांधी जी ने क्यों शुरू किया। तो ये एक अच्छा सवाल बन जाता है। पिछले साल के बच्चों ने भी, मैं जब अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ था, तो उन्होंने पूछा था, ये सवाल आया तो बहुत बार है, पर इसका आंसर हम लिख लेते, क्योंकि जो ये आंसर था ना ये वाला, ये 3-4 चीजों को मिला के बनाया गया था। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैंने, अगर आप देखेंगे ना, इसका आंसर मेरे पहले के जो 3-4 मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए ना, उनके अंदर ही आपको मिल जाएगा, जैसे अब्दुल गफर, इरविन पेट, ठीक है ना। अभी उसके पीछे मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाया था, उसका भी आंसर इधर था। अब जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी पिछले 2-4 साल में पूछी गई, जलियांवाला मैसेकर क्या था, साइमन कमीशन क्या थी, इन सब पे आपको सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको पॉइंट आउट कराएंगे, वो आपको लिखना होगा, ज्यादा नहीं लिखना है। रिपोर्ट लाइन जैसे आने नहीं वाली, वो क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे उसको,
बस आपको डेट्स वगैरह याद रखनी है। क्रोनोलॉजी जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। क्रोनोलॉजी पे काफी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी की अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे डाउट सेक्शन में जाएंगे तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। हमारा डाउट सेक्शन जो है वो 24/7 खुला रहता है। आपको कभी भी डाउट का आंसर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कभी वो नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कुछ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे जो 13 अप्रैल को ये इवेंट हुआ था जहाँ पे जनरल डायर ने सबको गोलियां मरवा दी थी गेट बंद करके। बस उतना ही इवेंट था। हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में टोटल 4 लेसन है। हमारा पहला लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि लैंड डिग्रीगेशन इन पंजाब क्यों हुआ। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो पंजाब में था वाटर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने वाटर का यूज करने की वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन क्रिएट हो गया। अब ये जो लाइंस वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे फ्रांस नेशनलिज्म यूरोप में भी एक सवाल है आपका, व्हेन फ्रांस स्नीचेस यूरोप मैचिंग कोल्ड। ये जो सवाल था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा ये लिखा गया था। इन विच ईयर वाज अर्थ समिट हेल्ड। तो अगर आपको देखना पड़ेगा कि अर्थ समिट कौन से ईयर में हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये जो एजेंडा वाले सवाल से इन पे आपको फोकस करना होगा। रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस सबको पता है। ऐसा सामान एसेसिएबल हो, इकोनॉमिकली फैसेसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उनको ही हम रिसोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, ये आप सवाल देखेंगे तो 2015 में आ चुका है। अब और भी बहुत सारे टाइम आ चुका है, 2017 में आ चुका है, ये 2019 में आया हुआ सवाल है। 2022 में भी आ चुका है, 24 में नहीं आया था क्योंकि 24 में हमको फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया था, ये वाला सवाल नहीं था इसको। और इसी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यहाँ से पूछ लेंगे कि ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस कौन से होते हैं, या फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो ये टेबल आप जरूर कर लीजिए, इसमें आपको समझ आ जाएंगे सारे। उसके बाद अगर आप देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या आती है, इनिशियल होता है फर्स्ट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। डिस्कस करते हैं इसमें कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों कैसे हो रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए अगर लोगों को एग्जिस्टेंस को अपने सस्टेन करना है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस पे कितने भी आंसर क्वेश्चन आए, आपको यही वाला आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा जेन्युइन है और सबसे अच्छा है। ये देखिए, आप दूसरा सवाल है ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जो आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये। उसके बाद हमारा एक और सवाल है रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो रिसोर्स प्लानिंग भी एक अच्छी है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं रिसोर्स प्लानिंग पे। वो पहले सारे पार्ट्स में अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, टेक्नोलॉजी चेक करते हैं, फिर हमारे पास जो वो क्या है, सामान क्या क्या है वो चेक करा जाता है, फिर वो उसको नेशनल प्रोजेक्ट के साथ मैच कराया जाता है। तो इस प्रकार के जो स्टेप्स लिए जाते हैं वही आपको लिखने हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। ये इस चैप्टर में 2-3 ही सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियो के हर सवाल को अगर देखेंगे भी नहीं ना तो भी चल जाएगा, पर मुझे हर बच्चे को लेके चलना है भाई, ठीक है। अब जो टॉपर होगा वो तो ज्यादा क्वेश्चन कर सकता है ना, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन से थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई हुई है, जिससे हर बच्चा को एक साथ में वीडियो में कैच कर सकूं, ठीक है। अब जैसे रिसोर्स प्लानिंग मैंने वही बताया कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ना, तो आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी वगैरह, वही है और कुछ नहीं। ये पिक्चर पे सवाल आ जाता है कि प्लेन्स कितने परसेंट है आज इंडिया में, माउंटेन्स कितने परसेंट है, वो फॉरेस्ट वाला कौन सा लॉ था, वो सारे लॉज एक ही वीडियो में कवर किए जाते हैं, तो इसलिए आपको उस पर फोकस करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी पिक्चर पे सवाल है, मैंने आपको बताया पिक्चर पे सब क्वेश्चन है ना, वो काफी बार जा चुके हैं और ये काफी सालों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स पे क्वेश्चंस पे भी फोकस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ज्योग्राफी की सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर पे सवाल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज का एक मैंने डिफरेंशिएशन बना दिया है। इससे बहुत सारे बच्चों को होता है कि उनके नोट्स नहीं रेडी रहते, तो आप इससे भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आपको एक और भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने भांगर और खारदार का भी बना दिया है। 3-3 पॉइंट सफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि ये 2 से 3 मार्क का ही सवाल आएगा। 2 मार्क का, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क का आएगा ये सवाल, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए सही है, 2 मार्क के लिए 3 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रेगुलर ऑयल मतलब ब्लैक सॉइल के क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बना दिया आपको पूरा चार्ट है, इसमें 6 जो है ना एडवांटेजेस मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल सॉइल,
ये सवाल मेरे टाइम पे आया था, ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा है। ये सवाल पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी था, ठीक है, इसलिए ये सवाल रखा है। आपको यूट्यूब पे जितने लोग बता रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट मैं पिछले साल इसलिए मैं बहुत एक्यूरेट हूँ। चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ज़्यादा सवाल है नहीं, 2-3 सवाल मैंने बताया कि फ्लोरा फौना जो 6 टाइप में इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें बांटा है ग्रुप्स में, तो उस ग्रुप्स को मैंने देखिए आपको एक बढ़िया तरीके से बता दिया है। ये फ्लोरा फौना से ज़्यादातर आपको एमसीक्यू आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। अगर आता है तो यही ये क्वेश्चन ही आएगा जो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। मतलब आप अगर श्योर होंगे ना 100%, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने जितने चैप्टर का आपको दिखाया ना क्वेश्चन आंसर, सिर्फ इतने कर लेंगे ना हर चैप्टर में से, अगर आप अपने टॉपर को बीट नहीं कर देते तो आप ये चैनल से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन करेक्ट है। हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है, वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे बताया गया है कि 95% क्या है, ओशंस है, और 2.5% फ्रेश वाटर पड़ा है हमारे पास, सबको पता है। 10वें नंबर पे है इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी कर दी, सब बोलता है तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी करा, क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर जो है ना बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। ये जो मैंने फ्लैग इसलिए लगाया कि इसमें डैम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हर एक डैम जरूर करके जाना है। रिन्यूएबल सोर्स कैसे बना सकते हो वाटर को, तो हम जब वाटर को अपने बारिश का रेन वाटर लेते हैं, उसको डायरेक्ट वापस से ग्राउंड पे दिया जाए वापस से, ठीक है, या फिर हम उसका वापस यूज कर सकें। वाटर स्कैरसिटी को कैसे हम कम से कर सकें, तो हमको कम से कम उसका वेस्टेज करना चाहिए, या जो इंडस्ट्रीज वगैरह में हो रहा है उन्हें रिसाइकलिंग प्लांट लगाने चाहिए वाटर के, जिससे वो वाटर को भी यूज कर सके और उनका नुकसान भी ना हो। फर्टिलाइजर्स वगैरह कम यूज करने चाहिए लैंड पे, इससे वाटर की जो ग्रिप कैपेसिटी है प्लांट की वो बढ़े। जब प्लांट वाटर ज्यादा खींचेगा तभी तो ग्राउंड से वाटर आएगा ना, तो उसको पर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट पे उसको काम करना चाहिए, ठीक है। जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की बढ़ चुकी है, इसलिए हमको वाटर बहुत सेव करना चाहिए, फूड वगैरह में सेव करना चाहिए, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं ग्राउंड वाटर के अगर खत्म हो गए। अभी मैंने देखा आपने एक सेगमेंट वाइज आया कि वाटर कैसे बढ़ाए, फिर अगर वो खत्म हो गया तो कैसे, अब उसका क्या हो जाएगा अगर पूरा खत्म हो गया, तो पंपिंग ऑन द वाटर वो हमारे लिए वैसे ही फॉलिंग करेगा। डैम मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट है। ये देखिए डैम पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि बैरियर अक्रॉस क्या होते हैं, डैम किस किस चीजों से बने होते हैं, कितने तरीके के, ये सारे एनसीईआरटी लाइन्स और कुछ नहीं। ये सारी की सारी एनसीईआरटी लाइन्स और पहले के सालों में पूछी गई। 2015 से डैम पे सवाल आ रहा है, 2015 से, आप समझ रहे हैं कितने साल से डैम पे सवाल आ चुका है। इससे आप समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने सवाल मैंने दिए हैं ना सारे इम्पोर्टेंट है। बस आपको चॉइस बनानी कि आपको करने कौन कौन से, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं भी करके जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत है, बट आपको समझना होगा कि आपको पिक्चर क्या सेट करनी है, टॉपर बनना है कि लूजर, है ना। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है जो 21 है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि लोकल कम्युनिटीज क्या फेस करती जब उनके आसपास में डैम बन जाता। तो पहली चीज वो वाटर स्कार्सिटी फेस करती है, या फिर अगर कहीं का डैम टूट जाते हैं, जैसे आपको याद होगा एक बार कर्नाटका में डैम टूट गया था, तो जो था एक बहुत बड़ा विलेज था वो पूरा का पूरा वाटर के अंदर समा गया था वहाँ पे, मतलब, और उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता है ना, तो वहाँ पे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, लोगों को जाना पड़ता है वहाँ से, उनके घर वगैरह चले जाते हैं, तो उस पर देखते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, तो आपको पता है लार्ज में हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वाटर का रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं। और दूसरी जो डिसएडवांटेजेस तो बहुत है, जैसे मैंने आपको दो तो अभी पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो हट जाते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एनिमल्स की वो भी थोड़ी बिगड़ जाती है, तो उस पर भी बहुत सारी चीजें बनती है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है ना राजस्थान वगैरह में चलता है, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले के सवाल इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रूफ टॉप से सवाल आ रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। एक सवाल है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन वाला, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, वो भी आपको करके जाना है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन का जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे दिया गया कि रूफ हार्वेस्टिंग कैसे होती है, वहाँ पे हाउसेस में कैसे किया जाता है, स्टोर वाटर लगा दिया जाता है, टैंकास बनाए जाते हैं, टैंकास के डायमीटर डेंसीमीटर जो भी दिए हैं इसको आपको याद रखना है। टैंकास बिल्ड कहाँ किए जाते हैं वो सब याद रखना है आपको। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर जो है एग्रीकल्चर, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है नहीं क्योंकि हाफ ईयरली में से कम सवाल बनेंगे, मेन मेन एग्जाम में से ज़्यादा सवाल आएंगे, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जवाहर इंडिया में है, पहले वीट और राइस आते हैं। बाबा बुदान हिल्स में कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो करी थी वो कौन सी थी, तो सबको पता है किसान क्रेडिट कार्ड थी, वो स्कीम थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कैसे बैकबोन बनता है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। तो ये सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ये फाइनल पेपर में भी आपके सवाल आ सकता है, ठीक है। आप हाफ ईयरली को देखते हुए अपनी पढ़ाई मत कीजिए प्लीज। आप देखिए कि आप कितना ज्यादा रिसोर्सेज पे वर्क कर सकते हैं, आपको उस पर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं मानेंगे पर क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम बहुत वीक वीक, पर भाई मैं लेजिट वीक था। मैं अगर आपको चाहूँ ना तो अपना दिखाऊंगा मेरी कंडीशन कितनी खराब थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किस पे डिपेंड होती है, तो मानसून ओल्ड मेथड होता है प्रिमिटिव, मतलब स्लैश एंड बर्न जो है ना एग्रीकल्चर वाला सवाल। इसके जो टाइप्स हैं अलग अलग देशों में कैसे यूज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, आप में किसी को भी पेपर आपके पास हो, मेरे चैनल पे मेरी इंस्टाग्राम में आईडी नहीं शायद पड़ी है या फिर मेरा जीमेल पड़ा है, अपना पेपर उस पर मेरे को मेल कीजिएगा और आप खुद देखिएगा कि मेरी वीडियो और आपका सैंपल पेपर या आपके स्कूल का हाफ ईयरली पेपर कितना सेम है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी वीडियो से उठ के आ जाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इंटेंसिव मतलब जो लार्ज स्केल में करी जाए, बड़ी जगह पे करी जाए, लेबर ज़्यादा चाहिए, लार्ज लैंड चाहिए, ये ज़्यादातर लैंड लोड्स करते थे पहले। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्रॉपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बता देखिए आप, लेबर इंटेंसिव होती है, काफ़ी सारे हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, है ना। जैसे हम ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई देनी पड़ती है, अब तो नए नए तरीके के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग का मैंने एक डिफरेंशिएशन चार्ट भी दिखा दिया है, जिससे आपको समझ आए कि इंटेंसिव ही आपको कमर्शियल फार्मिंग लगती होगी बनाई होती है। जो इंटेंसिव फार्मिंग है ना वो ज़्यादातर लोग अब करते हैं, पहले लोग कमर्शियल फार्मिंग ही करते थे। अब ये मैंने दूसरा भी दिखा दिया, कमर्शियल फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैसे। अब आप पूछेंगे आप तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव का नहीं दिखाया, तो आप इतने वो तो है ना, इधर से इंटेंसिव उठा लीजिए उधर से प्रिमिटिव उठा लीजिए, दोनों को नाप के देख लीजिए। अब ये रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप को मैंने डिफरेंट कर दिया है कि खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप जो होते हैं विंटर के होते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होते हैं। खरीफ क्रॉप जो है ना मानसूनल बोलते हैं, नहीं है ना, मानसूनल फूड बोलते हैं। जैद समर के टाइम पे लाइक वाटरमेलन आप खाते होंगे, आप कुकुम्बर खाते होंगे, तो ये उस टाइम के जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स आती है उसको हम जैद सीजन के बोलते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये सीजन बीच में इसलिए आता है कि इससे आप मेंटेन कर सके अपने हार्वेस्ट को। आपको एग्रीकल्चर के अंदर वीट, कॉर्न, मेज, शुगर कैन, जावरा, बाजार, रागी, ये 5 जो चीजें हैं ना इनको ही इम्पोर्टेंट देनी सारे फूड्स में, बाकी किसी को इम्पोर्टेंट नहीं देनी। इनके सारे फंडामेंटल आप याद कर लीजिए, एक और जूट, इनको याद कर लेंगे ना आपका एग्रीकल्चर चैप्टर मेरे हिसाब से आपका 100% डन है। मैंने भी यही किया था, मैंने उसके अलावा और कोई भी फूड पे ध्यान नहीं दिया, मेरा पेपर 100% उससे ही आ गया था, ठीक है। तो आपको लगे कि हर किसी का नहीं होता, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप देखेंगे ना जाके कितने भी सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे ना, इन 6 चीजों से अलावा किसी में भी एग्रीकल्चर पे सवाल नहीं आया। अगर ये शुगर केन का देखिए मैंने भी लगा रखा है। अब हमारी सिविक्स शुरू हो जाती है, इसमें पहला ही हमारा पावर शेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का। इसके असेसन रीजन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये जो 3 है ना ये टॉप के हैं, आप इसमें से एक भी कर लेंगे ना तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। कमेटी गवर्नमेंट बेल्जियम में इलेक्टेड है, तो वो रिजॉल्व करती कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, सबको पता है, इसलिए मैंने ए आंसर भी दिखाया हुआ है। उसके बाद पावर टू डिसाइड 1% ग्रुप लोकेटेड वन डे, इससे क्या होगा पता है, ये दोनों ही चीजें गलत होगी। ये एक आप पर्सन की पावर दे देंगे तो वो अपनी मर्जी चलाने लगता है ना। आप देखेंगे अभी अगर एक बंदे के पास पावर आ जाती तो उसको एग्रेशन ईगो आ जाते, तो एक ही श्रीलंका में एथिकल टेंशंस अलग तरीके से देखेंगे, तो उस हिसाब से देखे तो बेल्जियम की ज्यादा अच्छी थी, है ना।
उसके बाद पावर शेयरिंग में कौन सा फॉर्म नहीं होता है। तो पावर शेयरिंग में जो होता है ना, वो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स नहीं होता है। यहाँ पे यही गलत दिया है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स हो रहा है, ये नहीं होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि विच लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका, सियाला, क्योंकि सियाला लोग वहाँ पे आ गए थे, वो इस वजह से यहाँ पे सियाला लैंग्वेज ज्यादा फॉलो करी जाती है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में करे तो उसकी थर्ड टाइप गवर्नमेंट कौन सी होती है जो बेल्जियम में फॉलो करी जाती है। सबको पता है कमेटी गवर्नमेंट है, ये बहुत हेल्पफुल रही थी बेल्जियम के लिए। उसके बाद मेजोरिटिज्म, एक मेजोरिटेरिज्म और दूसरा एथनिक वाले, ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटेरिज्म मतलब अपना ही हुक्म चलाना, दूसरों को कुछ मत करने देना, ठीक है। और एथनिक जो होते हैं ना, उनका मतलब मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, मैंने वो क्वेश्चन लगाया है इसलिए अभी नहीं बता सकता। अभी जो सियाला सुप्रमेसी थी उसमें क्या हुआ था, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बता ली थी सियाला ने। उन्होंने ही अपने ही बंदे अब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में रखने शुरू कर दिए थे। और भी उन्होंने किया था कि बुद्धिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा फेवर करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें सियाला लोगों ने, जब वो आजादी होने के बाद 1948 में जब वो आजादी उसके बाद उन्होंने किया। जैसे मैंने बताया था ना, एथनिक वाला क्वेश्चन लगाया है मैंने, इसलिए अभी बता नहीं रहा था। एथनिक मतलब होता है एक ही सोशल ग्रुप के सभी लोग, है ना। एथनिक वेरिएशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसको ही हम बोलते हैं एथनिक, है ना। उसके बाद अगर आप थ्री कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेजोरिटेरिज्म पूछेंगे, तो मैंने उसको पहले ही आंसर लगा दिया था। वही वाले बुद्धिज्म वगैरह जो होता है ना, वही हो जाता है इसका आंसर। ये मैंने अभी भी लगा दिया, इसको बहुत लॉन्ग वे में लगाया था, 6 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए। अगर आपसे सवाल पूछे तो ये वाला आंसर लिखना, 2 से 3 मार्क का पूछे तो वो वाला आंसर लिखना। तो मैंने बोला ना, बुद्धिस्ट लोग, सियालीज लोग बुद्धिज्म को फेवर करने लगे थे, अपने लोगों को पार्ट करवा रहे थे यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट में अपने लोगों को ला रहे थे। वो तमिल्स की तरफ नहीं जाते थे, वो ओनली सियालास जो क्रिश्चियंस की तरफ थे वो उधर नहीं जाते थे, वो बुद्धिस्ट लोगों की ही हेल्प करते थे। उन्होंने अपनी एक ऑटोनॉमी बना ली थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे वो किसी को भी, है ना। जहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा था तमिल्स को, तमिल्स ने फिर क्या किया, उन्होंने भी अपने ग्रुप्स बनाए, जैसे टाइगर ग्रुप हो गया, लिब्रा ग्रुप हो गया। उन्होंने फॉर्म किया जिससे वो अपॉर्चुनिटी मिले जो उनके पास नहीं है। इसलिए आप ये चैप्टर मेरा अच्छे से करके जाइए, ठीक है। जैसे एथनिक कंपोजिशन क्या थी, सबको पता है, 59% जो लोग थे टोटल पॉपुलेशन के वो डच बोलते थे, और 40% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। और फ्रेंच लोगों को कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट फ्रेंच लोगों को थोड़ा प्रेफर करती थी, बस इतना ही था। बेल्जियम में अटोम, जैसे बेल्जियम के वहाँ पे हुआ क्या था जिससे वहाँ पे लोगों का जो लड़ाई झगड़े थे वो बंद हो गए थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, दोनों में मेंबर्स जो थे वो एक बराबर कर दिए थे उन्होंने, इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर कर दी थी कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को बोलने वाली नहीं रह गई थी, सबऑर्डिनेट नहीं रह गई थी। ये सब किया उन्होंने। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाई जिसको हम बोलते हैं कमेटी गवर्नमेंट, है ना। तो वो लाना शुरू किया जिसके हेल्प हुई उन लोगों की सरकार चलाने में हेल्प हुई। बहुत सारे जैसे डच फ्रेंच पीपल जो थे, वो कोई भी हो, उन्होंने फिर भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए, बहुत सारे काम किए। फिर गवर्नमेंट ने भी इनको काम किया है, गवर्नमेंट ने भी इनके लिए एजुकेशन पे काम किया। जब कमिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो कमिटी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा हाथ था वो डच और फ्रेंच पीपल्स का था, क्योंकि जर्मन जो थे वो वहाँ पे 1% थे इसलिए। उसके बाद अगर देखेंगे पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो जाती, तो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग मतलब एक मॉरल वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर आप समझोगे तो एक मॉरल वैल्यू है ये। इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर पा रही थी वहां पे अच्छे से फ्रीली तरीके से पावर्स को ना, जब आप एक्सरसाइज कर पाते तो उसको ही हम बोलते हैं पावर शेयरिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। वही वहां पे हो रहा था, वो इंश्योर कर पा रहे थे कम्युनिटीज इन कंट्री, इट एक्चुअली मेक्स द कंट्री यूनाइटेड। वो उस वजह से वो लोग अपनी कंट्री को यूनाइटेड फील कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि अब हमारी कंट्री यूनाइट नहीं है ना। तो उस पर उन्होंने काम किया, बहुत सारे उन्होंने चीजें करना शुरू किए जिससे वो एक दूसरे के साथ जुड़े रह सके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, इस ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, अब आंसर हर बच्चा अलग अलग लिख सकता है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हमारा चैप्टर 2 है फेडरलिज्म। इसमें इसके भी ज्यादातर वही सारे सवाल आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू आएंगे इसके। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, फेडरल होती है, कम्युनिस्ट कौन से नहीं होते। उसके बाद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, तो उसमें सबको पता है कि ये जो पावर्स होती हैं, सारी की सारी पावर सेंटर में ही डिवोट नहीं करी जाती है ना। तो स्टेट नहीं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है सारी की सारी। उसके बाद अगर आप देखेंगे देखेंगे तो ये एस्टेक बेस लगा दिया मैंने। इस पे भी पिछली बार सवाल आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टेक बेस है, ये मेरे टाइम पे आया। उसके बाद 22 में आया, 23 में आया, मैं बता रहा हूँ ना। ये मैंने पूरे चैप्टर में एक ही एस्टेक बेस लगाया जिसकी मेरे को 100% गारंटी थी कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता है, तो सबको पता है, बहुत ए बी दोनों लोग बनाते हैं। उसके बाद विच काइंड ऑफ स्टेट लिस्ट में पुलिस और ट्रेड आती है। उसके बाद कौन कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनाई थी, सबको 3 लिस्ट बनाई गई थी। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है जिसमें पावर जो होती है ना, वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, यूनिट्स में। जिसमें जिसको हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, स्टेट, यूनियन और राज्य पंचायत टाइप। उसके बाद अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोले, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब ओबीसी को दे देना, रिवर वुमेन्स को रिजल्ट कर देना, स्टेट से लेके मतलब सेंटर से लेके स्टेट में पावर देना, स्टेट से लेके लोकल में पावर देना। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल के लिए कर रही है काम, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मनी वगैरह के लिए देना, बहुत सारे काम होते, वर्क होते, वो सब करना, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को गिव करना। जैसे इंडिया 24 था, वो सारी गवर्नमेंट ने इंडिया ने ली है, ठीक है। तो मैंने जैसे लिस्ट दिखा दी, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आपको ये भी करने हैं, सारे सारे के सारे जो लिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से कीजिएगा, है ना। आपको अभी नहीं लग रहा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू डेट फेडरेशन, मतलब ऐसे यूएस में होता है कि सारे स्टेट एक साथ नहीं आते, है ना। सारे स्टेट एक साथ आते फिर वो एक यूनियन बनाते हैं। पर इंडिया में क्या होता है, एक यूनियन ही सारे स्टेट पे वो रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रोविजंस क्या थे, ये डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आप यहाँ से लिखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी, ठीक है। कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला, तो यही उसका भी आंसर यही है, सॉरी। 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फेडरलिज्म के अंदर। पूरा फेडरलिज्म एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ। इसमें 2 और मोर लेवल्स थे, लिस्ट बनाई गई, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करी गई, पावर्स बताई गई, जो अकाउंट्स थे या फिर जो मनी रिलेशंस थे वो अलग अलग किए गए। फेडरल सिस्टम में जो थे मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो सेफगार्ड करें और प्रमोट यूनिटी प्रमोट करें। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, 3rd चैप्टर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। इंडिया सीट्स जो थी रिजर्व के लिए कहाँ कहाँ करी जाती है रिजर्व, तो सबको पता है। स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा और पंचायत राज में ये जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए। यार सॉरी, दोबारा से सेम क्वेश्चन लग गया है, तो हमारी फॉल्ट है इसमें। हम मानते हैं हमारी टीम को थोड़ा सा प्रीफर रहना चाहिए। लिटरेसी रेट अमोंग द मैन इन इंडिया, तो वो 46% है। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकेलिटी, सबको पता है 33% है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूज्ड बिलीव्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब कम्युनिटी वाली पॉलिटिक्स, अगर आप नाम से ही समझ गए होंगे, तो होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। कमिटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, एक कमिटी बना लेते हैं, उसकी भी पॉलिटिक्स उसकी ही मानी जाती है, दूसरे की नहीं मानते वो लोग। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सेकुलर स्टेट कैसे बनता है इंडिया, ये इंडिया सेकुलर स्टेट ऐसा बनता है कि यहाँ पे कोई लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, कोई रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोला गया है, जैसे बाकी देशों में, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में है। अब वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि रिजर्वेशन मिल रहा है, बहुत वेरी लो है, 5% भी नहीं जा पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में, और लोकसभा में 10-15% के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 30% रिजर्वेशन अब दिया गया है ना। तो वो उस पे ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से नहीं आएगा आपको, पर मेरे स्कूल में पूछा गया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लगाया है।
अब देखेंगे तो ऐसे ऐसे अलग अलग होगा, बहुत सारे बोलेंगे नहीं आता। फिर भी जब मुझे देना था, मुझे डाउट था कि भाई पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया। अब ये कास्ट पे एक सवाल है, कास्ट पे आ सकता है आपको सवाल। जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया, उस पे सवाल आ सकता है। पॉलिटिक्स एंड कास्ट पे सवाल आ सकता है आपको। तो आपको ये नहीं कि हर हर चीज आपको देखनी है या आपको सुननी है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। आपको उसके लिए एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी। अब हमारा लास्ट बचा है इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ये सवाल इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक फैमिली थी, वहां पे 5,000 रुपए था, उन्होंने कैसे में करके उनकी चौथी फैमिली की पर कैपिटा इनकम बतानी है आपको। जीडीपी मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे साल में बन रहा है, उसमें क्या खर्चा है हो रहा है, क्या उसकी वैल्यू आ रही है ना। उसको ही हम जीडीपी बोलते हैं। ऐसे इंडिया की भी जीडीपी होती है, देशों की भी जीडीपी होती है। उसके बाद ये जो तीन चीजें बताई गई हैं, इनकी डेफिनेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स से आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना पड़ेगा। आपको डेफिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि हर एक 1,000 बच्चे मरने पे 1,000 बच्चों वाला रेशियो याद करना पड़ेगा आपको। लिटरेसी रेट क्या होता है, आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ भाई, आप एनसीईआरटी उठाओगे ना, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। अब मैंने भी जो पहले भी वीडियो बनाई थी ना, कि 6 महीने में कैसे फोड़े, नूब टू प्रो कैसे बने, वो वाली वीडियो भी अगर आप देखेंगे ना जाकर, आपको समझ आ जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन पहले गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उसके बारे में बता नहीं पाया आपको, पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस और डेवलपमेंट। अरे यार, हर बंदे के अलग अलग हो सकते हैं ना, बस आपको अपने हिसाब से लिख देना है। अभी लास्ट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आप देख लें। इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट सबको पता है भाई, 2005 में आया था। मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, मनरेगा या नरेगा जो भी को बोल लो आप, महात्मा गांधी लगा देते हैं कुछ लोग, पर सेम रहता है, 2005 वाले आंसर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सेक्टर को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया, तो वो भी आपको पता ही है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे काम करना, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। नरेगा इस पर बड़े क्वेश्चन बनाया था, देखिए उस पर क्वेश्चन आ चुका है 15, 14, 13, 17, 18, 19, देखिए है ना। तो मैं बताया ना आपको, मैं जो बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं बताए हैं, ये सारे बहुत एक्यूरेट सवाल हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, सबको पता है। सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर के साथ इसको रिलेशन किया जा रहा है ना। ये देखिए क्वेश्चन भी लगाया हुआ था कि वो जीडीपी पे ज्यादा हिस्सा देते हैं, जीडीपी पे वर्क करते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी फॉर्म करी, उन्होंने इंफॉर्मेशन देना शुरू किया हमको, अर्बनाइजेशन किया उन्होंने, रूरल में जाके काम किया उन्होंने। ऐसे उनकी वजह से नेशंस को ग्रोथ मिलती है, लॉसेस होते हैं वो खत्म होते हैं, एसेट्स पे काम करते हैं, लाइबिलिटी खत्म होती है, मैंने बताया ना, उस पे काम किया गया। उसके बाद सर्विसिंग देने शुरू करी लोगों को, इनकम बढ़ी तो सर्विस बढ़ी, सर्विस बढ़ी से लोगों को वही डायरेक्टली इनकम ही हो जाता है सॉरी हाँ, पर एकदम सही चीज बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद ये आखिरी सवाल है शायद से मेरा, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। रूरल और अर्बन में कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जाए, तो आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। 5 से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है ये। सारे पॉइंट में आपको क्वेश्चन लिख देना है। मैं आपको अगर बताऊं तो सारे क्वेश्चन पॉइंट में लिखने हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको सारे पॉइंट में थे, एक भी क्वेश्चन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। सब में गैप देना, अंडरलाइन करना है, इसी आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ये कुछ टेबल्स लगाए हैं मैंने, ये टेबल्स अगर करके जाएंगे तो आप जो शॉर्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, वो आप अच्छे से कर सकेंगे। अगर किसी के पास कोई पेपर हो ना, तो मुझे मेल जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने बहुत एफर्ट दिए थे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर बाय बाय।